दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विष्णुपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल, कौन आ सकता है और कौन जा सकता है। फिलहाल देश की राजनीति में उबाल है और कहा यह भी जा रहा है कि जो मोदी मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल है, इसके पीछे ये जो राजनीतिक उबाल है ये महत्वपूर्ण है। हालांकि जब हम राजनीतिक उबाल पर बात करते हैं, दरअसल मोदी सरकार कुछ महत्वपूर्ण बिल पास कराना चाहती है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे महिला आरक्षण अधिनियम और जैसे सीटों का, लोकसभा की सीटों का परिसीमन। एक और विपक्ष किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि मोदी सरकार अपने इस उद्देश्य में सफल हो। 2024 में जितने नंबर मिले हैं इंडी गठबंधन को, जितनी सीटें मिली हैं, उससे राहुल गांधी बहुत उत्साहित है और उनको लगता है कि शांत बैठने का समय नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने का समय है। उन्होंने कहा भी है कि मैं मोदी को सोने नहीं दूंगा, मैं अमित शाह को सोने नहीं दूंगा। राहुल गांधी को लगता है कि राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा जाए तो 2024 में जो परिणाम आए हैं वो बढ़कर 2029 में इतने हो सकते हैं कि शायद राहुल गांधी सत्ता में आ जाए और मोदी सत्ता से बाहर हो जाए। फिलहाल वो सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे और मोदी बाहर होंगे या नहीं होंगे, ये भविष्य का प्रश्न है। दूसरी ओर अमेरिका भी चाहता है कि भारत में मोदी सरकार फिलहाल गिर जाए और अमेरिका ने अपने डीप स्टेट के माध्यम से भारत में कॉकरोच नामक गुंडों को प्रशिक्षित करके हिंदुस्तान में भेजा है और इनको एक ही जिम्मेदारी सौंपी गई है कि भारत को लंका, बांग्लादेश या नेपाल बनाना है। पूरे देश में एक अराजकता का माहौल पैदा करना है और वो प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों राजस्थान में 2 जगह जनता ने आगे बढ़कर इन कॉकरोच की पिटाई करी। ये वहाँ पर भी जाकर स्कूलों पर हल्ला बोलना चाहते थे, वहाँ पर भी जाकर देश विरोधी बातें करना चाहते थे, वहाँ पर भी जाकर हिंदुओं के विरोध में एक आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, हिंदू देवी देवताओं को और सनातन धर्म को अपमानित करना चाहते थे। लेकिन राजस्थान की जनता ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। ये एक शुभ संकेत है और लगता है कि यह अमेरिकन डॉग्स जो हैं, जो भारत में अपने आप को कॉकरोच कहते हैं, शायद इनको देश की जनता करारा जवाब देने का मन बना चुकी है। फिलहाल इस पूरे दबाव में क्या मोदी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने को मजबूर है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कहा यह भी जा रहा है अनेक मंत्रिमंडल में अनेक जगह खाली हैं, कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, कुछ निधन हुए हैं, तो इसलिए ये होना ही था। लेकिन दूसरी ओर मोदी विरोधियों का ये कहना है कि शायद मोदी सरकार मजबूर है मंत्रिमंडल में फेरबदल करने के लिए। जब फेरबदल की बात आती है तो वैसे तो एक बड़ा मंत्रिमंडल है और मोदी जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 15-20 लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर कर सकते हैं और इतने ही चेहरों को मंत्रिमंडल में ला सकते हैं। लेकिन कुछ प्रमुख चेहरे हैं। सवाल है कि उन चेहरों का क्या होगा। एक नाम, सबसे पहला नाम नितिन गडकरी का। जब तक कि जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति थे, उनका वाला विवादास्पद मामला नहीं हुआ था, तब तक विपक्ष नितिन गडकरी को बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर कहता था और उस वक्त तक नितिन गडकरी भी कुछ ऐसी भाषा बोलते थे कि लगता था एक समय ऐसा आ सकता है कि नितिन गडकरी एनडीए को तोड़ सकते हैं, भाजपा का विभाजन कर सकते हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही नितिन गडकरी, ये जगदीप धनखड़ जी वाला विवादास्पद मामला सामने आया, तब शायद विपक्ष को लगा कि ना,
इन तिलों में तेल नहीं है। नितिन गडकरी भाजपा नहीं छोड़ेंगे, वो भाजपा को नहीं तोड़ेंगे और वो कांग्रेस के साथ सरकार बनाने को प्राथमिकता नहीं देंगे। उसके बाद विपक्ष का रुख बदल गया और E20 को लेकर नितिन गडकरी के खिलाफ एक माहौल बनाया जाने लगा। हालांकि E20 पर मैं ये बात जरूर कहूँगा, जो लोग मोदी सरकार को इस मामले में घेरना चाहते हैं, E20 को सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, चीन, दुनिया के सारे देश एक भविष्य का विकल्प मान रहे हैं और लगभग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन और बहुत सारे देशों ने इस एथेनॉल का प्रयोग एक पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में करना शुरू कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि भारत में इस काम की शुरुआत नितिन गडकरी ने करी। जो जब मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल की सरकार थी और गांधी परिवार के सबसे नज़दीकी मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मिनिस्टर से, उस वक्त लोकसभा में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि एथेनॉल भविष्य का ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है और मनमोहन सिंह सरकार एथेनॉल का प्रयोग करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। भारत में तो अभी E20 का ही प्रयोग हुआ है। दुनिया के कई देशों में E85 भी चलन में आ गया है और जबकि कुछ देशों में E100 की तैयारी हो रही है। तो इसलिए एथेनॉल के लिए मोदी सरकार पर आरोप लगाना सिर्फ एक राजनीतिक घिनौनापन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन नितिन गडकरी की अपनी फिटनेस भी संदेह के दायरे में थी। संभवतः मोदी सरकार ने उनको इशारा कर दिया, RSS ने उनको इशारा कर दिया और इसीलिए कल नागपुर के कार्यक्रम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा अब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। पहले वो कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ कर समोसे खाया करते थे, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा है। अब वो अपनी दिनचर्या में योगा और व्यायाम को अनिवार्य रूप से शामिल करते हैं और इसलिए सरकार को और पार्टी को जितना समय देना चाहिए उतना समय नहीं दे पा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अब मोदी सरकार को नए लोगों को, युवाओं को मौका देना चाहिए। उससे ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी मंत्रिमंडल से बाहर जा रहे हैं और शायद सरकार ने और पार्टी ने भी उनको इशारा कर दिया है या उन्होंने अपनी ओर से खुद ऐसी मंशा जाहिर कर दी है। फिलहाल ये पहला नाम है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सरकार से बाहर जा रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण नाम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। उम्र के आधार पर यह कहा जा रहा था कि राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल से बाहर जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है उम्र के आधार पर बाहर करना या उम्र के आधार पर अंदर करना, ये सिद्धांत ठंडे वस्त्र में है। क्योंकि यदि इस सिद्धांत को अपनाया जाएगा तो कई और लोग इस सिद्धांत के दायरे में आ जाएंगे। यदि हम फिटनेस के आधार पर देखें तो राजनाथ सिंह मोदी जी से भी ज़्यादा फिट है। इसलिए फिटनेस के आधार पर राजनाथ सिंह के पास कोई माइनस पॉइंट नहीं है। उनकी एक अपना एक वजूद है, उनकी एक राजनीतिक आवाज़ है और उनके पास एक अपना वोट बैंक भी है जो नितिन गडकरी के पास नहीं है। हालांकि आजकल जो वोट बैंक राजनाथ सिंह का है वही वोट बैंक योगी जी का है, लेकिन फिर भी राजनाथ सिंह को हल्के में लेना मुश्किल होगा। कहा यह भी जाता है कि नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, इसलिए संभावना यह है राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल में बने रहेंगे और नहीं जाएंगे। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है वित्त मंत्री सीतारमण का। कुछ लोग अनावश्यक सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि निर्मला सीतारमण को जाना चाहिए, वो दुनिया भर की शिकायतें बताते हैं। लेकिन जब मैं उनकी शिकायतों को मनमोहन सिंह सरकार के एक चर्चित चेहरा
चर्चित वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ उनका कंपैरिजन करता हूं तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि निर्मला सीतारमण इज बेटर देन पी चिदम्बरम। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और सिर्फ सोशल मीडिया के कुछ लोगों की वजह से निर्मला सीतारमण जी को मंत्रिमंडल से बाहर करने का कोई औचित्य मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन यदि मैं उनको आपको कुछ ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बताऊं तो 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और जब पी चिदम्बरम इस मनमोहन सिंह सरकार के सबसे प्रमुख मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त इनकम टैक्स के एग्जम्पशन लिमिट 2 लाख थी और आज जब 2026 चल रहा है तब इनकम टैक्स की लिमिट 12,75,000 है। तो निर्मला सीतारमण के कार्यकाल में 12,75 और पी चिदम्बरम के कार्यकाल में थी 2 लाख। बैंकों का एनपीए चिंता का विषय रहा है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब आर्थिक दर्शन पी चिदम्बरम का चलता था तब बैंकों का एनपीए 11% हुआ करता था, उनके कुल लोन का 11% एनपीए था। लेकिन यहाँ पर फिर निर्मला सीतारमण का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर है और आज 0.4% मात्र एनपीए है। तो निश्चित रूप से निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। यदि मैं जीडीपी रैंक की बात करूं तो पी चिदम्बरम के कार्यकाल में भारत की जीडीपी रैंक 10th थी, 10वीं थी और यदि मैं आज निर्मला सीतारमण के कार्यकाल की बात करूं तो ये रैंक 5th है। आज भारत की जीडीपी रैंक 5th है। और यदि मैं रिटेल इन्फ्लेशन की बात करूं तो पी चिदम्बरम के कार्यकाल में हमारी रिटेल इन्फ्लेशन 9.5% थी, जबकि निर्मला सीतारमण के कार्यकाल में 5% है। तो इसलिए वैसे तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और वो चाहें जिसको रखें और चाहें जिसको निकालें, लेकिन यदि कार्य के आधार पर आकलन किया जाए तो मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण सरकार में बनी रहेंगी और वो वित्त मंत्री बनी रहेंगी। लेकिन 1% उनको यदि हटाया जाता है तो 2 नाम चर्चा में है। एक नाम पीयूष गोयल का, जो फिलहाल वाणिज्य मंत्री हैं, जिन पर बाद में चर्चा करूँगा। लेकिन दूसरा नाम एक चौंकाने वाला है और वो है नटराजन चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के चेयरमैन थे और जिन्होंने अभी रिजाइन किया है, क्योंकि अब टाटा फैमिली में जो नया बोर्ड बना है वो उनके नाम पर एक्सटेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। और फिलहाल उनका विजन बहुत साफ है। उन्होंने अपने कार्यकाल में टाटा एसेट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। टाटा का बहुत तेज विस्तार हुआ, सफलतापूर्वक विस्तार हुआ और आर्थिक रूप से टाटा ग्रुप बहुत सुदृढ़ हुआ। तो चर्चा है यदि 1% निर्मला सीतारमण जी को हटाया जाता है तो पीयूष गोयल और नटराजन चंद्रशेखर के नाम पर विचार किया जा सकता है। अब आ जाता हूँ पीयूष गोयल, बहुत महत्वपूर्ण मंत्री है और इनका भी मैं प्रशंसक हूँ। इन्होंने अमेरिका के अर्थशास्त्रियों को नाको चने चबा दिए। अमेरिका भारत से ट्रेड डील करना चाहता है, लेकिन भारत को रिप्रेजेंट करते हैं पीयूष गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे। और जब आपने सीए की परीक्षा दी थी तो आप, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप इंडिया के टॉपर थे। बहुत विद्वत्ता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका की टीम ने इधर से घुमाया, इधर से घुमाया, इधर से घुमाया, हर तरफ से घुमा के देख लिया, लेकिन वो पीयूष गोयल को गच्चा नहीं दे पा रही। और अमेरिका ने एक बार भारत के प्रधानमंत्री से यहाँ तक कहा कि आप टीम का लीडर चेंज करिए, पीयूष गोयल को हटाइए। लेकिन मोदी जी को मालूम है कि ये 24 कैरेट का सोना है और इसलिए
पीयूष गोयल को नहीं हटाया गया। फिलहाल मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता कि पीयूष गोयल को मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, लेकिन एक पॉलिटिकल कारण ऐसा है, उनको नितिन नवीन जी की नई टीम में को पार्टी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यदि पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को मानती है तो यह भी हो सकता है कि पीयूष गोयल उस परिस्थिति में सरकार से बाहर आ जाए और वो भाजपा के कोषाध्यक्ष का कार्यभार संभालें, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम लगती है। हाँ, ये हो सकता है कि उनको वित्त मंत्रालय का प्रभार दे दिया जाए, लेकिन फिर भी मैं यही समझता हूँ कि 99% पीयूष गोयल अपना मंत्रालय संभालते रहेंगे। अगला नाम नित्यानंद राय, ये बिहार से सांसद है और फिलहाल केंद्र में राज्य मंत्री हैं। इनको निकाले जाने की बात छोड़ दीजिए, ये यादव हैं और लगातार बिहार से सांसद हैं। लालू यादव ने इनको हराने का हर संभव यत्न करके देख लिया, लेकिन वो नित्यानंद राय को पराजित नहीं कर पाए। चर्चा है कि निकाले जाने की बात छोड़ दीजिए, नित्यानंद राय जी का प्रमोशन हो सकता है और अभी वो राज्य मंत्री हैं, अब वो केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। एक नाम एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री हैं। फिलहाल मुझे मैं उनके बारे में ये मानता हूँ, आज़ादी के बाद से अब तक वो भारत के सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, दुनिया के बड़े बड़े विदेश मंत्री कहते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने खुद ये कहा कि एस जयशंकर की कोई काट उनके पास नहीं है। बहुत सक्रिय हैं, बहुत विद्वान हैं, विदेश नीति उनकी रगों में बसी हुई है। तो मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि एस जयशंकर मंत्रिमंडल से बाहर जाएंगे, वो मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। मैं तो हमेशा एस जयशंकर को एक भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में भी देखता हूँ। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बेबाक बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने यूरोप और पश्चिमी देशों की बोलती बंद कर दिया। तो फिलहाल वो नहीं रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनकी बात का वजन है, लोग उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। विपक्षियों पर बहुत मीठे स्वर में हमला करते हैं, लेकिन हमला बड़ा खतरनाक होता है। लोगों का कहना है कि उम्र के आधार पर शिवराज सिंह जी को मंत्रिमंडल से बाहर करा जा सकता है। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में रहेंगे। अब सवाल आता है कौन मंत्रिमंडल में आ सकता है। पहला नाम जो चर्चा में है योगी आदित्यनाथ। मेरा मानना है कि वो मंत्रिमंडल में नहीं आएंगे। यदि योगी आदित्यनाथ को अभी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले दिया गया तो यूपी में भाजपा का वह ईश्वरी मालिक है, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा और उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा जीतेगी। और मेरा यह मानना है कि लगातार तीसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, फिलहाल वो पार्टी के किसी और फोरम पे शामिल हो जाएं, ये तो हो सकता है, लेकिन वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आएंगे इस बात की कतई मुझे संभावना नहीं लगती। अभी यही लगता है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तीसरा नाम राघव चड्ढा, ये आप पार्टी से थे और राज्यसभा के सांसद। चर्चा है कि पंजाब को ध्यान में रखकर राघव चड्ढा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। युवा है, अपनी बात को बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं, प्रभावशाली ढंग से कहते हैं। हालांकि पंजाब में इनकी बात का कितना महत्व है इस पर मैं ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन चर्चा है कि पंजाब चुनाव को ध्यान में रखकर राघव चड्ढा को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण नाम है अकाली दल से हरसिमरत कौर। ये सुखबीर बादल की पत्नी है। निश्चित रूप से यदि अकाली दल और भाजपा में बात बनती है तो इनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है
और ये एक अच्छा नाम है। इससे पंजाब में दोनों को फायदा होगा। विरोधियों पर तीखे हमले करती हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आप पार्टी हो, संसद के अंदर बहुत अच्छा बोलती हैं, तीखे हमले करती हैं और उनकी आवाज़ में वजन है और उनके परिवार का महत्व तो है ही, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो ये एक संभावित नाम है, ये मंत्रिमंडल में आ सकती है। एक और नाम, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीकांत शिंदे। चर्चा है कि इनको महाराष्ट्र से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। हालांकि मुझे संभावना कम लगती है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। चर्चा है कि इनको केंद्रीय मंडल में लाया जा सकता है। एक नाम उत्तर प्रदेश से, ये पश्चिमी यूपी से है। हालांकि मेरा ये मानना है कि इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेने से भाजपा को राजनीतिक रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अनेक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। इनका नाम है मेरठ के सांसद अरुण गोविल। उनके पास एक ही विशेषता है कि उन्होंने रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाया था। तो चर्चा है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। एक और नाम, सुधांशु त्रिवेदी। ये वो नाम है जिसको लंबे समय से भाजपा के समर्थक मांगते रहे कि इनको मंत्रिमंडल में लाया जाए। हालांकि यदि इनको मंत्रिमंडल में लाया जाता है तो भाजपा के पास एक परफेक्ट स्पोक्स पर्सन की कमी हो जाएगी। बहुत विद्वान है, उनके तरकश में वो तीर हैं जिसकी काट किसी भी विपक्ष नेता के पास नहीं हुआ करती। लेकिन चर्चा है कि मोदी सरकार उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विचार कर रही है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि यदि इनको भी लाया जाता है तो भाजपा को इनके स्थान पर एक ऐसे ही स्पोक्स पर्सन की जरूरत होगी। सवाल है क्या उस जगह को डॉक्टर संबित पात्रा भरेंगे? बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन है, लेकिन चर्चा ये भी है कि डॉक्टर संबित पात्रा को भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम लगती है। इसके अलावा एक और नाम, ये युवा सांसद है और ये हिमाचल प्रदेश से आती है। बेबाक बोलते हैं, तीखा हमले से डरती नहीं है, निडर है, ठाकुर है और उनकी बात का भी वही अंदाज है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो और चाहे राकेश टिकैत हो, कोई डराकर धमकाकर इसकी आवाज को बंद नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे ने उनका मकान तोड़वा दिया था और लगता था कि चूंकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं तो डर जाएंगी और राजनीति करना छोड़ देंगी। लेकिन तब भी इस महिला ने कहा था, उद्धव ठाकरे आज तुमने मेरा मकान तोड़ा है, लेकिन एक दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा। और वो हुआ। भले ही कंगना रनौत का घर टूटा, उद्धव ठाकरे का घमंड चकनाचूर हो गया, पार्टी समाप्त हो गई। फिलहाल चर्चा यह है कि उन्हें राज्य मंत्री के रूप में कंगना रनौत को मंत्रिमंडल में ला सकता है। मैं समझता हूँ स्वागत योग्य कदम होगा मोदी जी का यदि कंगना रनौत को मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। और इसके अलावा एक नाम वही जो मैंने आपको पहले बताया, नटराजन चंद्रशेखरन का, कि यदि इन केस निर्मला सीतारमण जी को कोई और जिम्मेदारी दी जाती है तब भारत के नए वित्त मंत्री के रूप में नटराजन चंद्रशेखरन भी हो सकते हैं। मतलब वित्त मंत्री पद के लिए दो वैकल्पिक नाम है, पीयूष गोयल जी का और नटराजन चंद्रशेखरन जी का। हालांकि मेरा ये आकलन है कि निर्मला सीतारमण का ट्रैक रिकॉर्ड पी चिदम्बरम से बहुत बेहतर है, उनका कार्यकाल निश्चित रूप से बेहतर है। खास तौर से जिस तरीके से 28 फरवरी को जो अमेरिका ने ईरान से युद्ध हुआ, उन्होंने भारत की स्थिति को संभाला है और भारत सरकार ने
ना भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी होने दी, ना गैस उत्पादों की कमी होने दी, और जिस तरीके से परिस्थिति को संभाला, मेरा पूरा विश्वास है कि निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्रिमंडल में बनी रहेंगी। दोस्तों, आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। और चलते चलते आपसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।